स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हाउस ऑफ एग्रीकल्चर पर। जैसा कि आपको पता है आप सबके बोर्ड एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं और इसके लिए हमको धुरंधर तरीके से मेहनत भी करनी है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए फसल उत्पादन से संबंधित एक मैराथन लेकर आए हैं। मैराथन कहने का सेंस है कि आपको यहाँ पर अब एक साथ 3 से 4 यूनिट मिल जाएंगी, है ना, जिसमें आप लोग क्या है इसको अच्छे से कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम, है ना, जो हमारा क्या है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसमें से क्या है कुछ क्वेश्चन जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक श्रृंखला में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है ना, और इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज फसल उत्पादन और बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है हमारा जो फसल उत्पादन है ये इकाई 1 से स्टार्ट है और इकाई 20 तक जाता है। ठीक है ना, तो इसमें कुछ चैप्टर आज हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से इनको समझना है, जानना है। चलिए पहले हम एक बेसिक तैयार करते हैं, एक नींव रखते हैं इसके लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है जल निकास। ठीक है, अब जल निकास की अगर हम बात करें तो जल निकास क्या होता है, कैसे इसमें काम किया जाता है और किस प्रकार इसमें क्या है कि चीजें हमको समझ आएंगी। चलिए जानते हैं जल निकास क्या है। देखिए शब्द जैसे कि आप समझ रहे हैं क्या है जल निकास। अब जो जल निकास है आपका ये कैसे होता है, ठीक है, जल निकास क्यों होता है ना, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बने दिखाई देंगे। ठीक है ना, जैसे कि जल निकास क्यों किया जाता है ना, क्वेश्चन समझें, जल निकास क्यों किया जाता है। ठीक है, इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इसके हमने जब किए तो क्या उद्देश्य रखे होंगे, थीम समझना आप इसकी। ठीक है ना, और हमें इससे बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, इन्हीं से संबंधित इस पर आपको एक क्वेश्चन यहां देखने मिल जाएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो महत्वपूर्ण है आपके लिए, मोस्ट आईएमपी है, यहां से 100% क्वेश्चन आने वाला है, ये मान के हम चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो जल निकास से आप क्या समझते हैं, जल निकास क्या होता है। देखिए, अत्यधिक जल की उपस्थिति में पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आवश्यक पानी खेत में, अनावश्यक पानी जो खेत में एकत्रित हो जाता है तो उससे खेत के रंध्र अवकाश जो होते हैं वह पानी से भर जाते हैं। ठीक, जिसके कारण पौधों को सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है और पौधे मर जाते हैं। चलिए हम साधारण भाषा में समझते हैं जल निकास क्या है। देखिए, जल निकास क्या है, एक प्रकार का हमारा जो खेत है उस खेत में क्या होगा, हमने मान लीजिए पानी भर दिया उस खेत में। अब पानी अगर भर चुका है तो इतना पानी हो गया है कि जो अनावश्यक है, हमें कोई काम का नहीं है। हम उस खेत के पानी को जब एक आर्टिफिशियल रूप से यानी कृत्रिम रूप से जब हम बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, तो कृत्रिम रूप से जल निकास वाला जो पानी है बाहर निकाला जा सकता है। और इस प्रकार जब हम उसे बाहर निकालेंगे तो वो कहलाएगा जल निकास। इसकी परिभाषा देखिए जरा, बड़े आसान शब्दों में लिखी हुई है। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना। भूमि की सतह से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से क्या करना है, बाहर निकालना है। ये क्या कहलाएगा, आपका जल निकास कहलाएगा। ठीक है ना, तो नॉर्मल सी परिभाषा ये आपको समझने के लिए है। चलिए अब अगला जो आपका क्वेश्चन है जल निकास से होने वाले लाभ। देखिए आपके पास में जो अगला क्वेश्चन आया है ये क्या है, जल निकास से होने वाले लाभ है। ठीक है, अब जल निकास जब हम कर देंगे, समझिए जरा, हमने एक खेत था, उस खेत में हमने पानी को क्या कर दिया है भाई, बाहर निकाल दिया है। जब उस खेत से पानी बाहर निकल जाएगा तो अब उससे हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं, समझेंगे जरा इसको। देखिए, आपसे कहा गया है कि भूमि में वायु का संचार बढ़ता है। कितनी शानदार बात बताई है, क्या कहा है आपसे कि जो भूमि है उसमें क्या बढ़ जाएगा, वायु का संचार बढ़ जाएगा। कैसे, देखें जरा, हम पहले एक खेत बनाते हैं, ठीक है ना, बात करते हैं खेत से। ठीक, हमने क्या किया, एक यहाँ पर हमने खेत बनाया, है ना। अब इस खेत में ये जो पानी हमारा था, वाटर जो हमारा था, इसमें हमने क्या किया, एक पाइपलाइन के द्वारा इससे बाहर निकाल दिया। जब पाइपलाइन के द्वारा इससे बाहर निकाल दिया तो क्या हुआ, अब खेत में जो बहुत ज्यादा गीलापन था अर्थात मॉइस्चर यानी नमी थी, अब वो क्या हो गई, थोड़ी थोड़ी सी कम हो गई है। तो क्या लाभ हुआ हमें, देखें, भूमि में वायु का संचार बढ़ता है जिससे पौधों की जड़ों एवं तनों में अच्छी वृद्धि होती है। बात समझिएगा यहाँ पर।
ठीक है, मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार होता है। मिट्टी की भौतिक और रासायनिक दशा में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है, जिससे उपज में हमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मृदा का ताप अच्छा बना रहता है, मृदा का ताप अच्छा बना रहता है, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा और शीघ्र होता है, बीजों का अंकुरण अच्छा और शीघ्र होता है। उचित जल निकास होने पर अगली फसल के लिए खेत को बुवाई के लिए समय पर तैयार किया जा सकता है। ठीक है ना। अब इसके जो आपके पास में की पॉइंट्स हैं वो समझ जरा। जब हम जल निकास करेंगे तो हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं, देखिए जल निकास से भूमि में वायु का संचार बढ़ेगा। पहला पॉइंट क्या है, भूमि में वायु का संचार बढ़ेगा। जब भूमि में वायु का संचार बढ़ेगा तो क्या होगा, मिट्टी की भौतिक दशा सुधरेगी। आप समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है ना। मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक दशा में क्या होगा, सुधार होगा। जब मिट्टी की भौतिक और रासायनिक दशा में सुधार होगा, ठीक है ना, जिससे मिट्टी का टेम्परेचर जो होगा वो भी क्या होगा, सही होगा, है ना। जिससे क्या होगा, बीजों का अंकुरण सुधरेगा, बीजों का जो अंकुरण है उसमें भी क्या होगा, सुधार होगा। यानी कि फाइनली जो है ये पूरे जो काम है आपके पास में, ये क्या होंगे, मिट्टी का जो है सब चीजें अपने आप धीरे धीरे सही होती चली जाएंगी। कारण अकेला सिर्फ क्या हो जाए, यहां से जल निकास हो जाए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब उसी के नीचे एक मिलता जुलता क्वेश्चन आपको रखा गया है कि जल निकास के उद्देश्य लिखिए। ठीक, चलिए तो जल निकास के क्या उद्देश्य हैं देखें जरा। हमने जल निकास क्यों किया, ताकि मृदा का तापक्रम बना रहे। बात समझ रहे हैं आप, हमने जल निकास किया, कुछ उद्देश्य रखा होगा। अब हमें कोई मजा तो आ नहीं रहा होगा कि हम क्या करेंगे, जल निकास करेंगे और बस उसे खाली छोड़ देंगे, यानी कि बेफिजूल मेहनत करेंगे, तो ये नहीं होता है। हम हर एक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य हमारा रखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है मृदा का तापक्रम बनाए रखना। अगर मृदा का तापक्रम बना हुआ होगा तो हमारी जो भूमि है यहाँ पर ये दलदली नहीं होगी, तो भूमि को दलदली न होने देना, ये हम बनाए रखेंगे। अब इससे बहुत सारे फायदे आप समझते हैं, क्योंकि हम सभी लगभग एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, भूमि का वायु का संचार बने रहना, भूमि में वायु संचार आसानी से बना रहेगा अगर जल निकास समय पर हो जाएगा, ये उद्देश्य हमने पहले रखा। ठीक है, भूमि की भौतिक एवं रासायनिक दशा में सुधार होगा। एक उद्देश्य ये है कि हमारी भूमि जो है भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से क्या हो जाए, सुधर जाए। अब भूमि भौतिक और रासायनिक रूप से जब सुधर जाएगी तो फिर हमें उपज में वृद्धि मिलेगी, जिससे बीज, फसल, तना, जड़, इन सब में क्या होगा, बहुत शानदार सुधार होता चला जाएगा। ठीक है, हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करना जिससे उपज में वृद्धि की जा सके, है ना। तो इसमें क्या हो जाएंगे, हानिकारक कीटाणु आपके नष्ट हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उपज में वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब जैसा कि आपको पता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जल निकास से होने वाले लाभ, ठीक, या फिर आपसे पूछा गया जल निकास के उद्देश्य, तो हमने ये सब बता दिया। अब हमने ये देखना है कि अगर जल निकास सही समय पर नहीं हुआ, जल निकास क्या नहीं हुआ, अगर सही समय पर नहीं हुआ तो इसकी हमें कुछ ना कुछ हानियां भी तो हो सकती हैं। सही समय पर जल निकास न होने पर, जब आपने क्या किया, जल निकास सही समय पर नहीं किया तो कुछ हमें हानियां हो जाएंगी। तो देखेंगे जरा जल निकास से हमें होने वाली क्या क्या हानि है। तो जल निकास से हमें क्या क्या हानियां होंगी, देखें जरा। वायु संचार में बाधा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारी वायु संचार में क्या उत्पन्न हो जाएगी, बाधा उत्पन्न होने लगेगी। जब वायु संचार में बाधा उत्पन्न होने लगेगी तो बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें आ जाएंगी। अब क्या क्या समस्या आएंगी देखें जरा, ये मिले जुला क्वेश्चन है आपका, समझ आएगा। भूमि में अत्यधिक जल भराव के कारण भूमि के सभी रंध्राकाश पानी से भर जाते हैं, जिससे भूमि में वायु प्रवेश नहीं कर पाती है और पौधों की जड़ों तक श्वसन में कठिनाई होती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। देखिए इसे कुछ इस प्रकार समझते हैं, जब भूमि में वायु संचार नहीं हुआ तो क्या होगा कि भूमि वायु संचार नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, भूमि में जो पानी है वो पानी जो है मिट्टी के रंध्राकाश, रंध्राकाश मतलब होते हैं छेद, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा। जब पानी भर जाएगा तो सभी जगह पानी भरा रहेगा, भूमि में वायु नहीं जा पाएगी, जिससे क्या होगा, पौधों की जो जड़ें हैं वहां तक वायु नहीं पहुंच पाएगी, सीधी बात है, वायु नहीं पहुंच पाएगी तो श्वसन में कठिनाई होगी, ठीक ना, फसलें नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। तो पहला पॉइंट आपका ये है, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मृदा का ताप कम करना। अरे भाई, मृदा का जो ताप होता है, ताप और नमी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। जहां जहां ताप ज्यादा रहेगा, जहां जहां ताप कम रहेगा वहां नमी बढ़ जाएगी, और जहां नमी कम रहेगी वहां ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो भूमि में नमी की मात्रा अधिक होने पर भूमि का तापक्रम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भूमि में अगर नमी की मात्रा अधिक है तो ताप क्या हो जाएगा, डाउन चला जाएगा, जिससे फसलों पर बुरा असर पड़ता है और फसलें विकसित नहीं हो पाती हैं।
ठीक है ना, जिससे क्या हो जाएगा, फसलों पर बुरा असर पड़ेगा, फसलें विकसित नहीं हो पाएंगी। तो आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, वायु का संचार में बाधा। तो पहला पॉइंट आपने देखा, वायु संचार में बाधा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने आपका दूसरा पॉइंट देखा, मृदा ताप गिरना। अब मृदा का जो ताप है ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, ताप गिर जाएगा मृदा का, मृदा ताप गिरना, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए, तो तीसरा पॉइंट हमारा कहता है भूमि का दलदली होना। भूमि दलदली हो जाएगी कब, जब भूमि में पानी अधिक भरा रहेगा, और पानी अधिक भरा होने के कारण पौधों की संरचना क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जिससे फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो भूमि दलदली होने से क्या हुआ, हमारी फसलें धीरे धीरे नष्ट होने जाती हैं, बीज पनप नहीं पाता है, जिससे फसल की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर होता है, वह बेकार हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आपका अगला पॉइंट है पोषक तत्वों की हानि। तो हम सभी जानते हैं कि जब भूमि में पानी भरा रहेगा, अत्यधिक जल भरा रहेगा, तो धीरे धीरे पोषक तत्वों की क्या होने लगेगी, हानि होने लगेगी। जब पोषक तत्वों की हानि होने लगेगी तो हमें जो है फसलों पर कुछ यहाँ पर संभावनाएं कम हो जाएंगी, ना उपज सही से हो पाएगी, ना फसल खड़ी हो पाएगी, तो बहुत सारा यहाँ पर नुकसान हमें हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास में ये जो 2 पॉइंट और हैं, ये और लिखना है आपको, है ना। तो आपका तीसरा पॉइंट क्या है, भूमि दलदली हो जाएगी, है ना। तो भूमि का दलदली होना, भूमि का दलदली होना, ठीक है, भूमि यहां पर दलदली हो जाएगी। जब भूमि यहां पर क्या हो जाएगी, दलदली, तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, पोषक तत्वों की हानि भी हो जाएगी यहां पर हमें, ठीक है, पोषक तत्वों की हानि, पोषक तत्वों की हानि हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आपका ये जो क्वेश्चन था, यहां पर आपको इसे गौर से समझना है। आपको क्वेश्चन आएगा, उचित जल निकास न होने से क्या क्या हानियां हैं, है ना। आपको मैं रिपीट करवाता हूं, उचित जल निकास न होने से, जब जल निकास उचित नहीं हो पाए तो क्या हानियां होंगी। पहला पॉइंट देखिएगा जरा क्या लिखा हुआ है, वायु संचार में बाधा। जब आपकी वायु संचार में क्या हो जाएगी, बाधा हो जाएगी, तो फिर उचित जल निकास, है ना। इसके बाद देखो ताप का गिरना, अगर उचित जल निकास नहीं हुआ तो क्या गिर जाएगा, आपका ताप गिर जाएगा। फिर इसके आगे आप खुद ही समझते हैं क्या हुआ, ठीक है ना। फिर है भूमि का दलदली होना और पोषक तत्वों की हानि, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। चलिए, अब अगले कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। तो अगला महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सिंचाई और जल निकास में अंतर, ठीक है ना। सिंचाई, तो खेतों में पानी देने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाएगी, सिंचाई कहलाएगी। और खेतों से अनावश्यक पानी को बाहर निकालना, हमारा जो खेत है उसमें बेफिजूल और बेकार का पानी भरा हुआ है, जिसे हम अनावश्यक पानी कहते हैं, उसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया है कृत्रिम रूप से, वही आपका क्या कहलाएगा, जल निकास कहलाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो दूसरा पॉइंट है आपका, जो सिंचाई नालियां हैं इनकी आवश्यकता हमें वर्ष भर होती है। सिंचाई नालियों की आवश्यकता हमें कहाँ होती है, वर्ष भर होती है, ठीक है ना। जबकि जल निकास नालियों की आवश्यकता हमें मुख्यतः वर्षा ऋतु में पड़ती है। पानी भर जाता है ज्यादा, जिससे वर्षा ऋतु में क्या हो जाता है, आसानी जल निकास हो जाता है। सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर उठता है, वही सही बात है। जब आप खेत में या अपनी जमीन में, हमारी धरती पर जब पानी लगता है तो जल स्तर कहाँ उठ जाता है, धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। जब जल स्तर ऊपर उठ जाता है तो इसे हम सिंचाई कहने लगते हैं। और जब जल निकास कर देते हैं तो जल स्तर धीरे धीरे कहाँ गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, ये जल निकास कहलाएगा आपका, ठीक है ना। सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी अन्य घरेलू उपयोग में भी आ सकता है। सिंचाई के लिए जो उपलब्ध पानी है, अन्य घरेलू उपयोग हम इसका कर सकते हैं, जैसे कि कई प्रकार के हमारे साधन हैं उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जल निकास वाला पानी अन्य उपयोग में लाने योग्य नहीं होता, ये थोड़ा बेकार किस्म का पानी होता है, हम इसे अन्य उपयोग में नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। खेत सिंचाई का पानी खेतों तक पहुंचाने वाली नालियां खेतों से ऊंची बनाई जाती हैं। देखिए, हमारा जो खेत है, अब इसमें हमें पानी पहुंचाना है। जब इसमें पानी पहुंचाना है तो जो नालियां हैं ये क्या होगा, खेत के ऊपर बनेंगी। मतलब यहां से इतना ऊपर तक चला जाएगा ये कि आसानी से खेत में क्या चला जाए, पानी चला जाए, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि क्या है कि खेतों वाली जो नालियां हैं, सिंचाई जो नालियां हैं, ये खेतों के कहाँ बनाई जाएंगी, नालियां खेतों से ऊंची बनाई जाती हैं, ठीक है। व्यर्थ पानी बहाने वाली जो नालियां हैं, यानी जो हमारा अनावश्यक पानी है, अब हमें खेत से क्या करना है, पानी को बाहर निकालना है, तो ये नालियां कहाँ बनाई जाएंगी, खेत से नीचे बनाई जाएंगी, तो आसानी से खेत का पानी कहाँ बह करके निकल जाए, ठीक है ना। तो नालियां भूमि से कहाँ बनाई जाती हैं, नीचे बनाई जाती हैं। ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब हम यूनिट प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर, है ना। तो पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर, ठीक है। तो ये पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास है आपका। चलिए समझते हैं हम इसको, जरा आगे देखते हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है पृष्ठीय जल निकास। जो पृष्ठ है
ये सतह की वाली बातें होती हैं। इसमें जो सतह है ना उसकी बात करेंगे। देखिए पृष्ठीय जल निकास नालियाँ और भूमिगत जल निकास नालियाँ, पहले तो फाइनल ये समझें ये दोनों नालियाँ जल निकास करेंगी। दोनों नालियाँ क्या करेंगी भाई? जल निकास करेंगी। जब दोनों नालियाँ जल निकास करेंगी तो पहली नाली होगी पृष्ठ पर, पहली नाली कहाँ होगी? पृष्ठ पर, और दूसरी नाली कहाँ होगी? भूमिगत, यानी अंडरग्राउंड नाली होगी, भूमि के अंदर होगी। ठीक है ना? तो जो पृष्ठीय जल निकास नालियाँ हैं, यह नालियाँ खेतों की ऊपरी सतह पर होने के कारण, खेतों की जब ये नालियाँ ऊपरी सतह पर होती हैं तो हमें कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। कृषि कार्यों में क्या उत्पन्न हो जाती है? बाधा। जबकि ये नालियाँ भूमि के नीचे होने के कारण कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं, है ना? कहाँ होती है? ये भूमि के नीचे होती हैं, जिससे कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है ना? इन नालियों का निर्माण की प्रारंभिक कीमत कम होती है। अब भाई जो नालियाँ पृष्ठ पर बनाई जा रही हैं, कहाँ बनाई जा रही हैं? पृष्ठ पर बनाई जा रही हैं, तो इनके जो निर्माण की कीमत है ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। निर्माण की कीमत क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि पृष्ठ पर जो नॉर्मली जो नालियाँ बनती हैं पृष्ठ पर, ठीक है ना, ये आसानी से बनती चली जाती हैं। ठीक है ना, ये आसानी से बनती चली जाएंगी, तो इनके जो निर्माण की कीमत होगी ये क्या होगी? कम होगी। एक ही बार लगता है, कम लगता है, मटेरियल धीरे धीरे बनती जाती है। ठीक है, इन नालियों की प्रारंभिक कीमत क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अंडरग्राउंड जो नालियां होती हैं, आप सभी समझते हो, बहुत व्यवस्थाएं लगानी पड़ती हैं, इसमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, लीकेज का सिस्टम देखना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए इनमें क्या होता है? सभी काम अच्छे से किया जाता है, तो इनकी जो प्रारंभिक कीमत है ये क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इन नालियों का मरम्मत का व्यय अधिक होता है। अब जो पृष्ठीय नालियाँ हैं, ऊपर की नालियाँ हैं, ये है ना टूट फूट जाती हैं, चूँकि रेगुलर इनका यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है? इनमें टूट फूट ज़्यादा हो जाती है, तो इनका क्या किया जाता है? मरम्मत का व्यय अधिक हो जाता है। जबकि प्रत्येक वर्ष इन नालियों को मरम्मत का व्यय कम रहता है, यानी कि अंडरग्राउंड जो नालियाँ हैं एक बार बहुत शानदार तरीके से अच्छे मटेरियल के साथ बनाई जाएँ तो ये इनका लंबे समय तक, सालों तक कुछ नहीं बिगड़ता है, यानी कि हमारे 5 से 10 साल नॉर्मली निकल जाते हैं। तो इनमें कीमत का व्यय क्या हो जाता है? कम हो जाता है, एक ही बार लगता है बस। इन नालियों में जल निकास सुगमतापूर्वक हो जाता है। सही बात है, पृष्ठीय जो नालियाँ हैं जल निकास क्या हो जाता है? आसानी सुगमतापूर्वक हो जाता है, जबकि इनमें जल निकास सुगमतापूर्वक नहीं होता है, यानी कि परेशानी आती है कभी कभी हमें। इनमें मृदा कटाव होने की संभावना अधिक रहती है। ये काम, ये बहुत शानदार पॉइंट है आपका, है ना? तो मृदा कटाव, मृदा कटाव क्या होता है? मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह बहकर या उड़कर चले जाना, पानी के द्वारा बहकर या उड़कर चले जाना। ठीक ना, और ये कहाँ होता है? सतह पर होता है। सतह वाली नालियां आपसे साफ साफ कह रही हैं कि भाई हम पृष्ठीय नालियां हैं, सतह नालियां हैं, आसानी से मिट्टी का कटाव कर सकते हैं। तो मृदा कटाव होने की संभावना किस में है? पृष्ठीय नालियों में है। जबकि मृदा कटाव होने की संभावना कहां पर नहीं होगी? भूमिगत नालियों में, अंडरग्राउंड नालियों में नहीं होगी। ठीक ना, ये सरफेस नालियां, अंडरग्राउंड नालियां हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये आपके जो क्वेश्चन है ये 5 से 6 क्वेश्चन आपको करने हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट है ना? ये आपके पास में जो क्वेश्चन है ये देखना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखें जरा, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना? ये आपका एक यूनिट कंप्लीट हो गया है फसल उत्पादन का, आप इसे अच्छे से देखेंगे, है ना? फिर हम अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं 2 यूनिट पर। यूनिट 2 जो है आपका पादप पोषण। यूनिट 2 कितना है? पादप पोषण है। ठीक है ना, यहां से आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। ठीक, अच्छा यूनिट 1 में आपको क्वेश्चन समझ लें जरा, यूनिट 1 में आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, ध्यान रखना। यहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आना है आपको? 4 नंबर का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, 4 नंबर यहां से हमारे कहीं नहीं जाने वाले, आप है ना अच्छे से कर लेंगे इनको। चलिए अब आगे चलते हैं। तो 3 नंबर का यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा और है पादप पोषण। पादप यानी होते हैं पेड़ पौधे। इसकी पहले भूमिका समझते हैं हम, क्या भूमिका हमें इसमें मिलने वाली है। चलिए जानते हैं हम जरा। इकाई 2 चैप्टर है में पादप पोषण। पादप यानी होते हैं भैया क्या? कि पेड़ पौधे। इन सभी का आपको क्या करना है? पोषण करना है। जब इनका आसानी से क्या हो जाएगा? भरण पोषण इनका जब होने लगेगा तो हमें क्या है? बहुत सारी चीज़ें इनमें मिलने लगेंगी, और जब इनकी कमी होने लगेगी तो हमें बहुत सारा नुकसान होने लगेगा, हानि होने लगेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार की भूमिका इस चैप्टर में हमें देखने मिलेगी कि पादप पोषण, पौधों का जब पोषण है तो क्या क्या इनसे लाभ होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका महत्व क्या होगा और इसकी हानियां क्या होंगी। चलिए जानते हैं हम। अगर आपका इस यूनिट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो है यहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है ना, कहां से है? क्वेश्चन नंबर 2 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ में ये। ठीक है, चलिए तो आपका ये जो क्वेश्चन 2 है, पौधों पर नाइट्रोजन का क्या क्या महत्व है, अथवा करके क्वेश्चन दिया है, पौधों पर नाइट्रोजन का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं हम। तो देखो नाइट्रोजन होती है आपके पास में N2, ठीक है ना? तो N2 का पौधों पर प्रभाव देखना है। N2 का पौधों पर क्या देखना है? प्रभाव देखना है हमें।
ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। N2 नाइट्रोजन का पौधों पर प्रभाव क्या क्या है समझते हैं हम जरा। देखें, नाइट्रोजन के कारण पौधों में वृद्धि तीव्र गति से होती है। क्या है कि हमारे देश और राज्य मध्य प्रदेश में लगभग सभी मिट्टियों में जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और जैव पदार्थ ह्यूमस जिसे हम कहते हैं, तो ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जैसे आपसे ओटी में कभी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की मिट्टियों में मुख्यतः काय की कमी देखने मिलती है, तो हमें कमी मिलेगी किसकी, नाइट्रोजन पदार्थ की, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन कमी मिलती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस खाद का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो खाद होता है। चलिए, तो नाइट्रोजन के कारण पौधों में वृद्धि तीव्र गति से होती है, इंपोर्टेंट है ना। पौधों की पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, ठीक है। अब जब नाइट्रोजन डालेंगे तो क्या क्या हमें यहाँ पर फायदे देखने मिलने वाले हैं, है ना। तो पहला है आपका कि जो वृद्धि है वो क्या होगी, इसमें तीव्र गति से होगी। वृद्धि कैसी होगी, पौधों में तीव्र होगी। जब वृद्धि तीव्र होगी तो क्या होगा, पत्तियों का जो रंग है ये कैसा हो जाएगा, गहरा हरा हो जाएगा, ठीक है ना। पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाएगा। जब पत्तियों का रंग गहरा हरा होगा तो आपको पौधे के दाने मोटे एवं गूदेदार मिलेंगे। तो पौधों के जो दाने हैं ये कैसे हो जाएंगे, मोटे एवं गूदेदार। तो दाने मोटे हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे, गूदेदार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, नाइट्रोजन का जब प्रभाव पौधों पर पड़ेगा तब ये चीज़ें हमें देखने मिलेंगी। नाइट्रोजन की उपस्थिति से पौधों में क्या बनता है, क्लोरोफिल बनता है। तो नाइट्रोजन के कारण जब पौधों में क्लोरोफिल बनेगा तो क्लोरोफिल के कारण पौधे अपना भोजन बनाना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन का आपके पौधों पर क्या था, प्रभाव था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए, नाइट्रोजन के प्रभाव से क्या होगा, पौधों की वृद्धि तीव्र गति से होगी। जब पौधों की वृद्धि तीव्र गति से होगी, ठीक है, तो अब इसी को मान लो कि यहाँ पर जो पत्तियों का रंग है क्या हो जाएगा, गहरा हरा हो जाएगा। जब पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाएगा तो पत्तियां भोजन बनाना प्रारंभ कर देंगी, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक ना। जिससे इसका प्रभाव दानों पर पड़ेगा तो दाने कैसे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, गूदेदार हो जाएंगे। यानी कि इस पूरी का जो मतलब है, इन लाइनों का मतलब क्या है, फाइनली हमारी उपज में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी, हमारी उपज में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। अब इसी का जो एक और क्वेश्चन है वो क्या है, नाइट्रोजन पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। देखिए, जब आपने प्रभाव पढ़ा था तो सभी यहाँ पर फायदे गिनवाए थे, है ना, लाभ गिनवाए थे। अब जब हम कमी पढ़ेंगे तो यहाँ पर अब इनके नुकसान गिनवाएंगे। अब मान लीजिए हमारी जो फसल है उस फसल में नाइट्रोजन की कमी है और हमने उसमें नाइट्रोजन युक्त तो कोई भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ नहीं डाला है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखते हैं जरा, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर पत्तियों का रंग गहरा हरा पड़ रहा था, यहां पर पत्तियों का रंग क्या पड़ेगा, पीला पड़ जाएगा। दोनों को अगर हम तुलनात्मक रूप से पढ़ने वाले हैं, तुलनात्मक रूप से जब हम पढ़ेंगे तो क्या है, हमें आसानी से चीजें समझ आ जाएंगी। देखिए, यहां पर जो पॉइंट है आपका, क्या हो रहा था, पत्तियों का रंग गहरा हरा पड़ रहा था, यहां पर पत्तियां कैसी पड़ जाएंगी भैया, पीली पड़ जाएंगी। तो पत्तियों का क्या पड़ना है, यहां पर पीला पड़ना है, ठीक है ना। पौधों की वृद्धि कम हो जाती है ना, पौधे छोटे रह जाते हैं। यहां पर पौधों की वृद्धि तीव्र हो रही थी, यहां पर पौधों की वृद्धि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर पौधे ज्यादा बड़े हो रहे थे तो यहां पर पौधे क्या रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे। बात आप समझे, यहां पर बहुत शानदार क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं, प्रोटीन की मात्रा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आप यहां बढ़ा सकते हैं कि प्रोटीन की अधिकता हो जाती है नाइट्रोजन के प्रभाव से, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन की कमी से फूल फल कम लगते हैं, अच्छा पॉइंट है। फूल एवं फल, जब फूल कम होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फल भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं भैया, ठीक है ना। तो फूल और फल कम लगते हैं, फूल और फल क्या लगते हैं, कम लगते हैं। जब फूल फल कम लगते हैं तो उपज में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है ना। उपज में क्या आ जाएगी, कमी। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, तुलनात्मक रूप से जब पढ़ेंगे तो बड़ा शानदार और लाजवाब तरीके से याद होगा आपको, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, इसे अच्छे से पढ़ेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं हुआ आपको, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। तो यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है फास्फोरस के प्रभाव और फास्फोरस की कमी, ठीक ना। फास्फोरस के प्रभाव और फास्फोरस की कमी। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं फास्फोरस के प्रभाव, ठीक है। चलिए जानते हैं हम जरा फास्फोरस का क्या प्रभाव है। फास्फोरस के कारण पौधों की जड़ों में अच्छी वृद्धि होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये भी, है ना। तो फास्फोरस के कारण क्या होगा, पौधों की जड़ों में, किसमें भैया, पौधों की जड़ों में। तो पौधों की जड़ों में क्या होने लगेगी, आपकी वृद्धि होने लगेगी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, पौधों में फूल शीघ्र आते हैं और फसल जल्दी पक जाती है। पौधों में जो फूल होंगे वे क्या हो जाएंगे, शीघ्र आ जाएंगे। पौधों में जो फूल होंगे वह शीघ्र आने लगेंगे और फसल जल्दी क्या हो जाएगी, पकने लग जाएगी, फसल जल्दी हमारी पकने लगेगी। फसलों की किस्म में सुधार होता है, फसलें गिरने से बच जाती हैं। आप समझ रहे हैं, यहां पर क्या होगा, हम जिस पदार्थ का उपयोग करेंगे
ठीक है ना, जिस तत्व का उपयोग करेंगे उससे संबंधित सभी चीजें यहां पर हम बता देंगे। फाइनली मैं आपको इन सब का एक क्लू देने वाला हूं कि आपको जब प्रभाव पूछा जाएगा तब क्या क्या आप बताएंगे, जब आपको कमी पूछी जाएगी तब आप क्या क्या बताएंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे। तो दाने चमकीले और बड़े बनते हैं, है ना, इसके प्रभाव से दाने कैसे बनेंगे, चमकीले और बड़े बनेंगे, जिससे उपज में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए यही दानों वाला पॉइंट आपने नाइट्रोजन में पढ़ा था, है ना, फसल में वृद्धि आपने नाइट्रोजन के प्रभाव में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। बात आप क्लियर करें, यहाँ पर समझें कि आपको फाइनली इनमें से कोई भी एक प्रश्न आ गया तो आपको लिखना क्या है, ठीक है, आप भली बात ही समझ सकते हैं, ठीक है ना, समझदार हैं हम सभी। चलिए अब देखें जरा इसकी जो कमी है, इसकी जो कमी है ये आपके सामने यहां पर है। अब कमी क्या कहती है, फास्फोरस की कमी के लक्षण, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए आपको यहां पर नाइट्रोजन का प्रभाव, नाइट्रोजन कमी के लक्षण, फास्फोरस का प्रभाव, फास्फोरस कमी के लक्षण, ठीक है ना, पोटेशियम का प्रभाव, पोटेशियम कमी के लक्षण। तो पोटेशियम वाला अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं हम, तो फास्फोरस की कमी के लक्षण। फास्फोरस की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां छोटी रह जाती हैं। देखिए वही चीजें आ गई इसमें, फास्फोरस की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां छोटी रह जाती हैं। इसकी कमी से पौधों की जड़ों का विकास क्या हो जाता है, कम हो जाता है और रोग अधिक लग जाते हैं। देखिए जड़ों का विकास कम होगा तो रोग अपने आप क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। फास्फोरस की अधिक कमी से तनों का रंग बैगनी अथवा लाल हो जाता है। तनों का रंग कैसा हो जाएगा, बैगनी अथवा लाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो तनों का रंग कैसा हो जाएगा, बैगनी और लाल हो जाएगा, है ना। अब फूल फल कम लगते हैं और उनका आकार भी क्या रह जाता है, छोटा रह जाता है। देखिए नाइट्रोजन की कमी हो या फास्फोरस की कमी हो, इनकी कमी से हमेशा फूल और फल क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। इनकी कमी से रोग क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इनकी कमी से क्या हो जाएगी, वृद्धि कम हो जाएगी, पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, आकार क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। देखो फाइनली ये देखो क्लू समझना आप इनका, इनके पीछे वाली जो सेंस है जो काम कर रही है वो समझना आपको, ठीक ना। तो ये आपको इसकी क्या बतानी है, कमी बतानी है। अब ये आपके पास में दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जुड़ गए हैं, ठीक है। अब अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, इंपोर्टेंट है आपको एग्जाम की दृष्टि से। और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पोटेशियम या पोटास के महत्व। तो पोटेशियम या पोटास के क्या महत्व है देखते हैं जरा, है ना। पोटास के महत्व, तो पोटास के कारण पौधों के तने मजबूत होते हैं। अब देखें यहां पर क्या है, जब आप किसी का प्रभाव बता रहे हैं तो उसकी यहां पर हमें क्षमता बतानी है, क्या कर सकता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्षमता क्या है आपकी कि पौधों के तने मजबूत होते हैं। पोटास के कारण क्या हो रहा है, पौधे के तने मजबूत हो रहे हैं, जिससे पौधे गिर नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो पौधे गिर नहीं पाते हैं तने मजबूत के कारण। पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च अधिक मात्रा में बनता है, पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च अधिक मात्रा में बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट जिससे ऊर्जा मिलती है, स्टार्च जिससे क्या होता है, उन्हें चीजें मिलती हैं खाने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर उपज के लिए। पौधों में एमिनो अम्ल और प्रोटीन अच्छी प्रकार से बनती है, ठीक है ना। तो देखो प्रोटीन नाइट्रोजन में बन रही थी, नाइट्रोजन की जो कमी थी उसमें उसकी कमी हो रही थी, तो आप उसमें पॉइंट की बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पौधों में एमिनो अम्ल और प्रोटीन अच्छी प्रकार से बनती है। फसलों में बीमारियों और कीट पतंगों के आक्रमण पर रोकथाम का कार्य करता है। पोटास क्या करता है, फसलों में बीमारी और जो कीट पतंग हैं इन सभी पर रोकथाम का कार्य करता है। एक चीज आपको यहाँ समझाना चाहूंगा मैं, एमिनो अम्ल, है ना, समझना बात यहाँ पर, एमिनो जो अम्ल है हमारे लिए बड़ा काम का है। एमिनो अम्ल हमारे लिए काम का है, कैसे, एमिनो अम्ल, ठीक है, क्या है इसमें देखो जरा, हमारे लिए जो एमिनो अम्ल है ये दो भागों में चाहिए होता है, 10 और 10, इन दोनों को जोड़ करके टोटल कितने, 20। अब जो 20 एमिनो अम्ल हैं इससे बनती है एक प्रोटीन। यहाँ पर कंसेप्ट समझिए आप जरा, जो 20 एमिनो अम्ल है इनसे बनती है एक प्रोटीन, और एक प्रोटीन हमें क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बहुत काम करता है हमारे शरीर के निर्माण में। जो काम करता है वो प्रोटीन करता है ना, जो काम करता है वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। और आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है, ये कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 एमिनो अम्ल और 10 एमिनो अम्ल, ये जो 10 एमिनो अम्ल है ये हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। ये जो 10 एमिनो अम्ल है ये हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, दोनों को जब मिल जाता है, दोनों मिल करके क्या कर लेते हैं, टोटल हो जाते हैं 20 एमिनो अम्ल बना लेते हैं, और 20 एमिनो अम्ल से निर्माण होता है किसका, एक प्रोटीन का। ये काम की चीज है, आपको बता दी गई है। चलिए आगे चलते हैं हम, है ना। तो फसलों पर बीमारी कीट पतंगों का रोकथाम का कार्य करता है, आपको क्या है ये समझना है, ध्यान देना है इस पर, है ना, ठीक है। तो पौधों पर ये आपका क्या हो गया, पोटेशियम का प्रभाव हो गया। अब पोटेशियम की कमी के लक्षण देखें जरा, पोटेशियम की क्या है, कमी के लक्षण है। तो क्या है पोटेशियम की कमी, इसकी कमी से तने कमजोर हो जाते हैं, पौधे गिर जाते हैं। यहां पर देखिए तने मजबूत हो रहे थे, पौधे गिर नहीं रहे थे, समझ गए। और यहां पर क्या है, तने क्या हो रहे हैं, कमजोर, और पौधे गिर जाते हैं। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से, हाँ भाई
सुरक्षा की दृष्टि से ये आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बहुत सरल भाषा में, सरल शब्दों में और सरल चीज़ें आपको लाई गई हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई एक क्वेश्चन आना है इनमें से, ठीक है ना, अथवा में 2 क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन आना है, आपको समझ के लिखना है, बढ़िया से आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फसलों पर जो बीमारियों और कीट पतंगों का आक्रमण बढ़ जाता है। अब जब पोटेशियम की कमी है तो फसलों पर क्या है, बीमारियों कीट पतंगों का आक्रमण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर रोकथाम हो रही थी, ठीक है ना, पोटास की कमी से पत्तियां भूरी और धब्बेदार हो रही हैं, पत्तियां क्या हो रही हैं, भूरी और धब्बेदार। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझना है, ठीक है ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके लिए, देखिए पहला क्या है, नाइट्रोजन की प्रभाव, तो नाइट्रोजन के प्रभाव, ठीक है ना, ये नाइट्रोजन के आपके क्या है, प्रभाव है, नाइट्रोजन के प्रभाव है, और इसी का जब अथवा करेंगे तो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, है ना, ये 2 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, फास्फोरस का प्रभाव, ठीक है, फास्फोरस का प्रभाव, ठीक है, और फास्फोरस की कमी के लक्षण, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। यानी कि ये आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना है यहाँ से, ठीक है ना। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम का प्रभाव, पोटेशियम का प्रभाव और पोटेशियम की कमी के लक्षण, ठीक ना, तो पोटेशियम कमी के लक्षण, ये कुल मिलाकर आपको 6 क्वेश्चन हो जाते हैं जो यूनिट 2 से आपके बेहद काम के हैं, महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, यहाँ से यही 6 क्वेश्चन आपको बहुत तरीके से करने हैं, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और समझाना चाहूंगा, पोषक तत्वों की हानि के कारण। तो पोषक तत्वों की हानि के क्या क्या कारण हो सकते हैं इसमें देखें जरा। पहला, मृदा कटाव द्वारा, जब मिट्टी का कटाव हो जाए तो पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, पोषक तत्वों की हानि हो जाती है जब मिट्टी का कटाव हो जाए तो, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, लीचिंग द्वारा। अब लीचिंग द्वारा क्या होता है इनमें देखते हैं जरा हम, वर्षा और सिंचाई को जो पानी है वह अनेक पोषक तत्वों से मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं। वर्षा और सिंचाई के कारण जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं वह कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। अब जब वो चीज़ें जो सतह पर रहती हैं उनमें पोषक तत्व ज़्यादा होता है मिट्टी में, और वो बहकर कहाँ चले गए, नीचे चले गए, तो मिट्टी में कड़कपन निकल आता है, मिट्टी का क्या निकल आता है, कड़कपन, जो कि अनउपजाऊ होता है, ठीक है ना, जिससे उर्वरता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब उर्वरता में कमी हो जाएगी, है ना, तो हमें नुकसान होगा, जिससे हम लीचिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, लीचिंग, ठीक है। गैस के रूप में, गैस के रूप में क्या नुकसान होगा आपको, नाइट्रोजन अनेक क्रियाओं के द्वारा स्वतंत्र होकर वायुमंडल में मिल जाती है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन गैस की कमी हो जाती है और जड़ें क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। सही बात है, मिट्टी में कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा वहाँ से गैस निकल करके क्या हो जाती है, उड़ जाती है, वायुमंडल में मिल जाती है, जिससे आसानी से हमें क्या होने लगती है, हानि होने लगती है, ठीक है। खरपतवारों के द्वारा, खरपतवार क्या होते हैं समझो जरा। खरपतवार वह अनावश्यक पौधे जो बिना उगाए और बिना सुरक्षा के आसानी से उगाते हैं, इनके बीज वजन में हल्के होते हैं तो कहीं भी उड़कर पहुंच जाते हैं और आसानी से क्या हो जाते हैं, उगाते हैं, है ना, हमारी फसलों के साथ उगे आते हैं और हमें क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, ठीक है ना, हमें नुकसानदायक होते हैं। तो ये खरपतवार के द्वारा भी क्या हो जाता है, विभिन्न प्रकार के खरपतवार तेजी से फसलों को भोजन में ऐसे हिस्सा बांटते हैं, मृदा को कमजोर कर देते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक ना। तो नॉर्मल है, ये क्वेश्चन आपको समझना है, बढ़िया से देखना है, ठीक ना। ये सभी जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर सामने जो दिखाई दे रहे हैं इनको आपको करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, इंपोर्टेंट है ये, ठीक ना। तो ये आपका ये 2 यूनिट था जो आपने अच्छे से इसको तैयार किया, ठीक है ना। अब आप आगे देखते हैं, अब हम आते हैं भैया यूनिट 3 पर। यूनिट 3 भी आपका कितने नंबर का है, तो 3 नंबर का है। यूनिट 3 भी कितने नंबर का है आपका, 3 नंबर का है। देखो यूनिट 2 कितने नंबर का था, 3 का, यूनिट 3 भी कितने का है, 3 का है। तो आपको यहां से ध्यान से समझना है, इसको देखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए तो ये है यूनिट 3, खाद। आप सभी जानते हैं खाद, इसके बारे में हम जानते हैं। तो खाद देखें जरा, एक है जीवाश्म खाद और एक है रासायनिक खाद, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए जो जीवाश्म खाद है आपका, जो जीवाश्म खाद है इसको कई नामों से जाना जाता है। जीवाश्म खाद को, जीवाश्म जो खाद है ना, इसे कैसे कई नामों से जाना जाता है, इसे देखो भैया कार्बनिक खाद भी कहते हैं आप। मैं इसके पहले उपनाम बता देता हूँ, 3-4 उपनाम होते हैं इसके। कार्बनिक खाद भी होता है ये, है ना। इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे देसी खाद भी कह सकते हैं, ठीक है ना, देसी खाद होता है ये। अब देसी खाद वही है जो हमारे गाँव में
है ना, गोबर, कूड़ा करकट इत्यादि सभी चीज़ों से, अनावश्यक फालतू बेकार की चीज़ों से इकट्ठा करके बनाया जाता है ना। जीवाश्म खाद, कार्बनिक खाद, देसी खाद, ठीक है। और इसे जो होता है उर्वरक कहते हैं आप, इसे रासायनिक खाद भी कहते हैं, ठीक ना। इसे अकार्बनिक खाद कह सकते हैं आप इसे। तो आपसे पूछा जा सकता है कार्बनिक और अकार्बनिक खाद में अंतर, ठीक है ना। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है खाद और उर्वरक में अंतर, ये भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है खाद और उर्वरक में अंतर। तो आप इसे क्या कह दोगे, खाद कह दोगे, और इसे क्या कह देंगे हम, उर्वरक कह देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका उर्वरक है, ये उर्वरक है, ठीक है ना। और रासायनिक उर्वरक है, ध्यान रखना, ये इसके अन्य नाम है। चलिए जानते हैं जरा हम इनके बारे में और क्या क्या यहाँ पर है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जीवाश्म खाद और रासायनिक खाद में अंतर। जीवाश्म खाद, इससे पौधों की वृद्धि के लिए सभी जो आवश्यक तत्व हैं इसमें उपस्थित रहते हैं, जबकि इसमें सामान्यतः 1 या 2 तत्व ही उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। खाद के द्वारा खेत की भौतिक एवं रासायनिक दशा में क्या होता है, सुधार होता है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे, इस पॉइंट के आते ही बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में आने लगी होंगी। देखिए, याद करिए, हम यूनिट 1 पढ़ के आ रहे हैं, यूनिट 1 पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। वहां पर क्या किया था हमने, भूमि की भौतिक एवं रासायनिक दशा में सुधार किया था, ठीक है, बात समझ गए। तो ये कंसेप्ट आपको यहां से मिलेगा, आप वहां जाकर इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो खेत की भौतिक एवं रासायनिक दशा में सुधार होता है, इसके प्रयोग से भूमि की भौतिक दशा क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। रासायनिक खाद होता है, केमिकल से बना होता है, भूमि की भौतिक दशा क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। खाद के द्वारा लाभदायक जीवाणु क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, सही बात है। देसी खाद जो होता है, ये हमारे किचन में से निकली हुए कई प्रकार के खाद्य पदार्थ के सामान होते हैं जो बेकार हो जाते हैं, हम उन्हें, जैसे सब्जी है, ठीक है ना, कई प्रकार की सब्जी भाजी जो होती है, उसे हम, एक गांव में आपने सुना हुआ, तो उसका नाम होता है गूरा, है ना। वह चीज़ जाकर कहाँ फेंके आते हैं, हम गूरे पर फेंक आते हैं, वहाँ पर जो इकट्ठा होता रहता है, गोबर फेंके आते हैं, कूड़ा करकट फेंके आते हैं, तो जो जीवाश्म सब मिलकर सब बनता है, सब चीज़ें डाल देते हैं उसमें। केचुए जैसी जो चीज़ें होती हैं, केचुए जैसे जो अन्य तत्व होते हैं, वे क्या होते हैं उसमें, उसे खाते रहते हैं, और उसमें जीवाणु की संख्या में क्या होती रहती है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। तो लाभदायक जीवाणु की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन उर्वरक से भूमि पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। खाद के प्रयोग से संतुलित वृद्धि होती है, ठीक ठाक वृद्धि होती है और हमेशा होती रहती है, ठीक है ना। जबकि उर्वरक के प्रयोग से अधिक वृद्धि नहीं हो पाती है, और उर्वरक के प्रयोग से अधिक वृद्धि इसमें नहीं हो पाती है, दिक्कत आती है, परेशानियां आती हैं। रासायनिक खाद क्या होता है, आप 1-2 साल तक अच्छी वृद्धि ले सकते हो, लेकिन जो हमारा ये खाद, देसी खाद जो होता है, कार्बनिक खाद जो होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से 3 से 4 साल तक बढ़िया से वृद्धि इसमें ले सकते हैं। जब 3-4 साल तक इसमें वृद्धि आप ले पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे हमें उपज धीरे धीरे ज़्यादा मिलने लगती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे मिट्टी की जो हमारी दशाएं हैं वह बिगड़ती नहीं है ना। मिट्टी हमें क्या होती है, आसानी से उपज देती रहती है, ठीक है ना। जो रोग हैं वह इसमें क्या है, लगते नहीं है। जब इसमें रोग नहीं लगते हैं तो हमारी उपज बढ़ जाती है, उपज बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, किसान धीरे धीरे मजबूत होता चला जाता है ना। चलिए, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। देखिए जरा, गोबर की खाद, आप इसे भी गोबर की खाद कह सकते हैं, जीवाश्म खाद भी एक प्रकार की देसी खाद है, गोबर की खाद है ना। ये हमारे कूड़ा करकट से मिलकर के क्या होती है, बनती है, ठीक है। जीवांश युक्त खाद, ठीक, या फिर हरी खाद। देखिए, एक नाम और मिल गया आपको, हरी खाद के महत्व। आप सभी देखें जरा, इसकी भूमिका समझ लें पहले। क्या है कि ये सब चीजें हमारी जब मिट्टी में जाती हैं तो क्या होता है, मिट्टी की जो दशाएं हैं, भौतिक और रासायनिक दशा में सुधार होता है। जब भौतिक और रासायनिक दशा में सुधार होता है तो कई प्रकार के जो जीवाश्म हैं, जो पदार्थ हैं, जो कीटाणु हैं, है ना, उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। जब उनमें वृद्धि होती है तो हमारी जो उपज है उसमें जो है समस्या से हम क्या हो सकते हैं, आसानी से निपट सकते हैं। हरी खाद उसी प्रकार का काम करती है हम किसानों के खेत में। चलिए बात करते हैं हम इस आंसर की। तो क्या कहता है आपसे कि हरी खाद के महत्व, देखिए जरा, है ना, ये क्या है, क्वेश्चन हम पढ़ के आए हैं पीछे, आप ध्यान से पढ़ेंगे इसे। हरी खाद के प्रयोग से मृदा की संरचना में सुधार होता है, जस्ट अभी सेकंड पहले देख लो, भौतिक एवं रासायनिक दशा में क्या होता है, सुधार होता है, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपको ये चीजें क्या है, बस रूप बदल के लिखना है, काम सभी एक ही कर रही हैं, ठीक है। इसके प्रयोग से मृदा के जीवांश पदार्थों में क्या होती है, वृद्धि होती है, जीवांश पदार्थों में वृद्धि होती है। हरी खाद के उपयोग से भूमि की जल धारण क्षमता में, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है ना। जब हम मिट्टी में क्या होता है, केमिकल ना डालते हुए देसी खाद का प्रयोग करते हैं, देसी हथकंडे अपनाते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो मिट्टी है वह हमेशा ठीक रहेगी, और उसमें जो जल धारण क्षमता है
जो पानी समोगने की उसमें जो क्षमता है वह हमेशा क्या होती रहेगी, डेवलप रहेगी, बढ़ती रहेगी, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और फसल पर हमें क्या होगा, ना तो अधिक रोग लगेंगे और उपज हमेशा बढ़ती रहेगी हमें। तो इस पॉइंट से ये फायदा है आपको, भूमि की जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। मृदा में लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। देखिए जहां पर चीजें अच्छी होती हैं लोग उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो इसी प्रकार की कहानी कुछ इसके साथ है। लाभदायक जीवाणु क्रियाशीलता में कैसी वृद्धि होगी, जब हरी खाद होगी, मतलब जब उसमें चीजें हमें खाने मिलेंगी। मैं गांव की भाषा में कहूँ तो साग सब्जी कूड़ा करकट है ना, जो भाजियां होती हैं वो सब हम उठाकर क्या फेंक देते हैं, एक तरफ फेंक देते हैं, उसमें धीरे धीरे अपने आप कीड़े पड़ने लगते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप, है ना। तो ये लाभदायक चीजें हमें कहाँ साबित होंगी, हमारे खेत में साबित होती हैं ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान से देखना है। अब एक प्रकार का जो क्वेश्चन है आपका इसमें, अगला क्वेश्चन देखो जरा, आपने नाम सुना होगा बर्मी कंपोस्ट का, है ना। बर्मी कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की खाद होती है। अब इसकी भूमिका पर हम अगर चले तो इसे कैसे समझेंगे, देखिए जरा। बर्मी कंपोस्ट क्या होता है, एक प्रकार का एक चौकोर गड्ढा कर लिया जाता है ना, एक चौकोर गड्ढा कर लिया जाता है जो कि सुरक्षित होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार का गाय भैंस का गोबर, कूड़ा करकट, हमारे घरों से निकला हुआ अन्य जो वेस्टेज पदार्थ है हम उसमें डालते रहते हैं, है ना। कई प्रकार का घास फूस डालते रहते हैं, गोबर डालते रहते हैं, सड़े गले विभिन्न प्रकार के पदार्थ डालते रहते हैं, एक दो हमने केमिकल जैसी चीज़ भी उसमें डाल देते हैं, है ना। धीरे धीरे ये क्या होता है, एक समय होता है इसका निश्चित का कि हमको इस महीने से डालना है, उस महीने तक ये आसानी से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कई प्रकार के केंचुए डाल देते हैं हम, ला लाकर केंचुए डाल देते हैं, और भी अन्य प्रकार की उसमें कीटाणु क्या हो जाते हैं, पल जाते हैं। तो ये खाद तैयार हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें मुख्यतः हेमरोल केंचुओं का रहता है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं बर्मी कंपोस्ट। ये एक प्रोसेस होती है जो कुछ महीनों तक चलती है, हमें आसानी से इसमें बहुत फायदा है। इसमें देसी खाद से थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है ये, ठीक है ना, उपज अच्छी देती है हमें। चलिए बात करते हैं जरा इसके बारे में। तो बर्मी कंपोस्ट, इसके द्वारा मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। पॉइंट समझ गए आप, ठीक है। भूमि की भौतिक एवं रासायनिक दशा में सुधार होता है, जिससे भूमि का पीएच मान बढ़ जाता है। अब आप इस चीज पे गौर कर लें जरा, पीएच मान क्या है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में जरा, पहले इनको समझ लेते हैं। तो भूमि भौतिक दशा में सुधार होता है और भूमि का पीएच मान बढ़ जाता है। गोबर की खाद की तुलना में इसकी गुणवत्ता 8 से 10 गुना अच्छी होती है। देखिए जरा, गोबर की खाद की तुलना में इसकी जो गुणवत्ता है 8 से 10 गुना अच्छी होती है, 8 से 10 गुना, ठीक है। इसके प्रयोग से मृदा में लाभदायक जीवाणु की सक्रियता में वृद्धि होती है ना। मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन है आपको लगभग। यानी कि जो प्रश्न है वो अलग अलग आएंगे, लेकिन आपको उत्तर आपके समझ से, आपके हिसाब से लिखना है, यहाँ पर तैयार करके जाना है उन्हें, ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं इसकी जरा पीएच मान, है ना। ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन जब ठीक ठाक रहती है तो क्या होता है, यहां पर भौतिक दशा में सुधार रहता है। देखिए मिट्टी ना तो ज्यादा क्षारीय होनी चाहिए, ना ज्यादा अम्लीय। अम्लीय से क्या होता है, खटासपन ज्यादा बढ़ जाता है, क्षारीय से मिट्टी में कड़वाहट ज्यादा बढ़ जाती है। नुकसान दोनों ही तरह से हमें, है ना। इसलिए एक लेवल कहते हैं ना कि जब चीजें जब बराबर में रहें, लेवल में रहें, तो ठीक रहता है ना, उनमें अच्छी बनती है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। तो पीएच मान क्या हो जाता है, आसानी से इसका बढ़ जाता है। ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है, ध्यान रखना है आपको। एक नॉर्मल सी जानकारी ले लो इसकी, जब आप 0 से 14 की एक स्केल देखते हैं, 0 से 14 की स्केल में बीच में आता है 7, ठीक है ना। 0 से 7 के बीच में जब पदार्थ को मापा जाता है तो ये एसिड होता है, अम्लीय होता है, जिसमें खट्टापन दिखेगा। और 7 से 14 के बीच में जब पदार्थों को मापा जाता है तो ये क्षारीय होता है, जिसमें आपको कड़वा या कसैलापन टाइप का दिखेगा। तो हमारी जो मिट्टी का पीएच मान है ये आपको 6 से 7 और 8 के आसपास होना चाहिए, यानी कि ना तो ज़्यादा क्या होना चाहिए, अम्लीय, और ना ज़्यादा क्या होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या, बर्मी कंपोस्ट के महत्व या लाभ। अब इससे आपको एक क्वेश्चन और समझाना है इससे पहले कि बर्मी कंपोस्ट या केंचुई खाद, देखिए जरा, ये क्वेश्चन आपके पास में आ चुका है, बर्मी कंपोस्ट या केंचुई खाद क्या है। चलिए, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको यहाँ से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। बर्मी कंपोस्ट या केंचुई खाद क्या होती है, देखिए जरा। केंचुए को कृषि के लिए किसान का मित्र जीव कहा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि किसान का मित्र जीव किसे कहते हैं, केंचुए के कहते हैं। जब किसान का मित्र जीव केंचुए कहा जाता है तो ये बड़ा फायदेमंद है हमारे लिए। देखें, खेत में इनके द्वारा की जाने वाली जो विभिन्न गतिविधियां हैं वह हमें लाभकारी होती हैं। केंचुए से उत्तम गुणवत्ता वाली जो खाद है तैयार की जाती है, और इस प्रकार इसे ही हम क्या कहते हैं, केंचुए की खाद कहते हैं। केंचुआ ही एक अहम रोल निभाता है इसमें, ठीक है ना, जिसे हम केंचुए की खाद कहते हैं। ये बर्मी कंपोस्ट कहलाता है। अब देखें, केंचुए द्वारा कार्बनिक पदार्थों से बनी खाद, केंचुए द्वारा जो कार्बनिक पदार्थों से खाद बनती है वही क्या कहलाती है, बर्मी
कंपोस्ट कहलाती है। ठीक है, ये केचुए कार्बनिक पदार्थों जैसे घरेलू कचरा, कृषि अवशेष और कई प्रकार की जो मृदा होती है उसको भोजन के रूप में खाते रहते हैं। अब इन्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, जिससे क्या होता है ये धीरे धीरे खाद में परिवर्तित होता रहता है और जमीन में 50 से 100 सेंटीमीटर की गहराई में ये पाए जाते हैं, है ना, पाए जाते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। मृदा में नाइट्रोजन बढ़ता है, फास्फोरस बढ़ता है और पोटास बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार खेत में ये खाद उत्सर्जित करते रहते हैं और केंचुओं द्वारा उत्सर्जित यह खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखना है ना। वर्मी कंपोस्ट क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक ना, आपको स्टार्ट करना है कि केंचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है। केंचुओं द्वारा विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ जो बनाई जाती है ना, और वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जो बनाई जाती है, केंचुए से जब ये खाद बनती है तो उसी को हम क्या कह सकते हैं? वर्मी कंपोस्ट कह सकते हैं। आपको कुछ बातें इनके बारे में बता देनी है कि जो केंचुए होते हैं ये 50 से 100 सेंटीमीटर गहराई में पाए जाते हैं। मिट्टी के नीचे जब ये पहुंच जाते हैं तो मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये सब चीज़ें बनाते हैं। ये सब चीज़ें बनाते हैं तो हमारी मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती रहती है। ठीक ना, और धीरे धीरे मिट्टी क्या है? केमिकल के जो प्रभाव से, रसायन के प्रभाव से भी क्या होती रहती है? मुक्त होती रहती है, जिससे हमें क्या है? लगातार फसलों का उत्पादन बढ़ता रहता है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ से फायदा है। चलिए, अब आपका ये जो क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या इसका संगठन है, देखें। कार्बन 9.5 से 17.6 यानी कि 9.5 से 17.6 इसमें जो होता है प्रतिशत होता है कार्बन का वर्मी कंपोस्ट में, है ना। इसमें जो नाइट्रोजन होता है 1 से 1.5% होता है। ठीक है, पोटेशियम होता है 0.5 से 0.75 होता है। कॉपर होता है इसमें 2 से 9.5 होता है, 2 से 9.5 होता है। फास्फोरस होता है 1.8 से 2 होता है इसमें, और सोडियम कितना होता है? 0.15 से 0.50 होता है इसमें। ठीक ना, इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका देख लो। अब याद कैसे करोगे आप समझो जरा। एक यहाँ पर अपन एक ट्रिक लगाते हैं, है ना। ट्रिक क्या है? परसेंटेज दिमाग से निकल जाती है और बहुत सारी परसेंटेज भी आपको आगे देखने मिलेंगी। तो देखो जरा, कार्बन याद करो सबसे पहले 9.5 से 17.6, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना है ना। कार्बन कितना है? 9.5 से 17.6। जब कार्बन 9.5 से 17.6 है तो आप देखो जरा, कॉपर है 2 से 9.5। कॉपर कितना है? 2 से 9.5। कॉपर को आप Cu से दर्शाते हो, किससे दर्शाते हो? Cu से। ठीक है, तो कार्बन है आपका 9.5 से 17.6, कॉपर है आपका 2 से 9.5। कॉपर कितना है? 2 से 9.5, 9.5 से 17.6, 2 से 9.5, समथिंग मैचिंग। ठीक है, चलिए, अब आपका जो नाइट्रोजन है ये कितना है? 1 से 1.5, और फास्फोरस है 1.8 से 2। फास्फोरस कितना है? 1.8 से 2, है ना। नाइट्रोजन है 1 से 1.5। तो अभी तक मुझे ये चार चीजें याद हो गई हैं। कैसे? सबसे पहले आपने इसमें क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कार्बन। कार्बन पढ़ा था 9.5 से 17.6। ठीक है, ध्यान देना है, कार्बन पढ़ा था 9.5 से 17.6। ठीक है ना, फिर आपने क्या पढ़ा था? कॉपर। कॉपर कितना पढ़ा था? 2 से 9.5, 2 से 9.5। ठीक है, फिर आपने ये दो चीजें पढ़ी, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब दो चीजें और याद करते हैं। तो पोटेशियम है आपका 0.5 से 0.75, और सोडियम है 0.15 से 0.50, 0.5 से 0.75 और 0.15 से 0.50, है ना। तो इस प्रकार आपको ये जोड़े में चीजें याद करनी है, आसानी से इसका यह परसेंटेज याद हो जाएगा। ये 2 नंबर में काफी हद तक पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है आपको वो कुछ इस प्रकार के हैं। देखिए, अब यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि खाद और उर्वरक में अंतर, जीवाश्म खाद और रासायनिक खाद में अंतर। इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि हरी खाद या गोबर की खाद क्या है ना, वर्मी कंपोस्ट क्या है, इससे होने वाले लाभ क्या हैं आपको। ठीक है, इसके बाद है वर्मी कंपोस्ट के महत्व क्या है ना, संगठन क्या है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार के एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर है आपका 3, हरी खाद की सीमाएं। अब हरी खाद की क्या समस्याएं हैं जिससे हम एक सीमा तक इसमें क्या होते हैं? प्रवेश रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। सीमा से मतलब ये यहाँ पर रुकावट लग जाती है। तो क्या क्या सीमा? देखो, जलवायु की विषमता के कारण हरी खाद वाली फसलों को उगाने में कठिनाई होती है। बहुत शानदार पॉइंट है। जलवायु पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हमारी फसलें, जो कृषि है ये जलवायु पर निर्भर करती है। अब क्या है कि एक क्षेत्र की जो जलवायु है वह इतनी शानदार है कि वहां पर आसानी से कई प्रकार की फसलें हो जाती हैं, है ना। हमारे पशुओं के लिए चारा हो जाता है। लेकिन एक जगह जो जलवायु है वो क्या है? कुछ इस प्रकार की है कि वहां की मिट्टी बेकार है, तो फसलें नहीं होंगी, चारा नहीं होगा। तो विषमता इसे कहते हैं कि एक जगह की अच्छी होना, एक जगह की अच्छी ना होना। ये इससे क्या है? हरी खाद वाली फसलें उगाने में कठिनाई होती है। अनाज एवं चारे की अधिक मांग के कारण किसान हरी खाद वाली फसलों को महत्व नहीं देते हैं। अब हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो है ना राज्य है, इसमें अनाज की मांग है, इसमें चारे की मांग है, जिससे हरी खाद वाली जो फसलें हैं इसको महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, सिंचाई के साधनों का अभाव और वर्षा की कमी किसानों को हतोत्साहित करती है, इसलिए और किसान आगे नहीं बढ़ पाता है कि हमारे पास क्या है? सिंचाई के साधनों का अभाव है।
दूसरा प्रकृति ने जो है वर्षा की कमी कहीं कहीं कर रखी है, तो वहाँ पर भी क्या है किसान हतोत्साहित होता है। किसानों में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी क्या है अभाव है। जब किसानों में ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होता है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें में किसान क्या हो जाता है पीछे रह जाता है। ठीक है ना। तो आज हमने ये 3 यूनिट देखे आपके पास में, देखें जरा ये 3 यूनिट आपने यहाँ से देखे, 1 यूनिट है ये, ठीक है, महत्वपूर्ण है आपके पास में, इंपॉर्टेंट है। ये 2 यूनिट आपने देखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 यूनिट आपने देखा, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट हमने इसके फैक्ट देखे। ये आपके पास में जो क्वेश्चन है ये आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से इसके करना है। मात्र इस छोटी सी वीडियो में आप इन 3 यूनिट से देख करके अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है ना। आपको क्या करना है, इन यूनिट्स को अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है आपको, और इसी तरह आगे की वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है ना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।